फाइनेंशियल टूल का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और ये लास्ट टॉपिक होगा हम लोगों का, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में देख रहे थे। फाइनेंशियल टूल का जो टॉपिक देख रहे थे उसमें क्या था, हम लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग देखा था। इंटरनेट बैंकिंग में हम लोगों ने 3 देखा था, एक था NEFT, RTGS, IMPS। ठीक है, तो हम लोगों ने NEFT को देख लिया था, आज हम लोगों को RTGS देखना है। ठीक है, RTGS को बहुत ध्यान समझिएगा कि NEFT से अलग कैसे है। ठीक है, और आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरीके आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NEFT एंड RTGS। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कैसे? रियल टाइम, इसका फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, ध्यान समझना है, वर्ड ही है रियल टाइम। रियल टाइम मतलब जिस समय वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसी टाइम पे ट्रांजैक्शन हो। जबकि NEFT में क्या था, NEFT में कुछ टाइम लगता था उतनी देर के लिए ट्रांसफ़र होने में, यानी कम से कम 2 घंटे। ठीक है, कई मतलब 2 घंटे 3 घंटे लग सकते थे, ठीक है, ट्रांसफ़र होने में। बट इसमें क्या है, रियल टाइम ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। ठीक है, ये रियल टाइम पे होगा, ग्रॉस फॉर्म में होगा। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस आई होंगी 1 बाई 1 होंगी। जैसे अगर मान लीजिए 4 ट्रांजैक्शन अगर आ गई, कि सपोज करिए किसी ने, एक आदमी ने क्या किया, 4 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया, दूसरे ने भी 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया, तीसरे ने भी 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो जितने लोगों ने ट्रांसफ़र किया तीनों क्या होगा, सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। और पहले 4 वाले का 4 वाला प्रोसेस होगा, 4 लाख वाला ट्रांजेक्शन होगा तुरंत का तुरंत, फिर 5 वाला और फिर 3 लाख वाला। ठीक है, ये है ग्रॉस सेटलमेंट 1 बाई 1। ठीक है, 1 अकाउंट टू अनदर अकाउंट, रियल टाइम में होगा, तुरंत का तुरंत होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है RTGS इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग पेमेंट ऑन एन इंडिविजुअल ऑर्डर बेसिस विदाउट नेटिंग डेबिटिंग एंड क्रेडिट अक्रॉस द बुक ऑफ ए सेंट्रल बुक। ठीक है, तुरंत का तुरंत होगा ये कहा जा रहा है, और इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी एक के बाद दूसरे का। अब RTGS का यूज़ कहाँ पर होगा? RTGS का यूज़ जनरली वो लोग करते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तुरंत का तुरंत ट्रांसफ़र करना है, इंस्टेंटली ट्रांसफ़र करना है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी यही है, इट प्रोवाइड द ट्रांजैक्शन स्पीड। ठीक है, सेंस क्यों ऐसा है? क्योंकि इंटायर अमाउंट इज ट्रांसफर इन रियल टाइम, तुरंत का तुरंत ट्रांसफर होता है। NEFT में ऐसा नहीं था। दूसरी बात आपको याद होना चाहिए, NEFT एक ड्यूरेशन था कि कब से कब में ट्रांसफर हो सकता है, और इसका मिनिमम अमाउंट डिसाइड नहीं था और मैक्सिमम अमाउंट भी डिसाइड नहीं था। बट RTGS कहता है कि मिनिमम 2 लाख से स्टार्ट ही करना है। कितने से? 2 लाख से स्टार्ट करना है। ये नोट करके ध्यान रखना है कि RTGS स्टार्ट ही कहाँ से होगा, मिनिमम 2 लाख से स्टार्ट होगा और फिर मैक्सिमम कहीं तक जा सकते हो। NEFT में क्या था, मिनिमम कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी आप 10 रुपये से भी स्टार्ट कर 100 रुपये से भी ट्रांसफ़र कर सकते हो NEFT में। बट RTGS में क्या है, मिनिमम 2 लाख रुपए से स्टार्ट ही होगा और उसके आगे जाएगा। और सीधी सी बात है, इसके भी कुछ चार्जेस हैं, वो चार्जेस आपके लगेंगे और आपका ये ट्रांजैक्शन होगा। तो NEFT में और इसमें आपने डिफरेंस समझ लिया होगा। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तुरंत का तुरंत ट्रांसफर होता है। 2-3 डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी जो है RBI द्वारा गवर्न किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। क्लियर? एडवांटेज पे आते हैं। नाम समझ में आ रहा है, इसका रियल टाइम में ट्रांसफर होगा, पहली तो बात आपको पहले ही समझ में आ रही है। द फंड ट्रांसफर ऑकर इन रियल टाइम, तुरंत का तुरंत इंस्टेंटली ट्रांसफर होगा। लार्ज अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है। द ट्रांसफर कैन ऑकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, ये भी बात समझ में आ रही है। पेमेंट यूज फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, यानी RTGS को मेनली किसके लिए यूज़ होता है? हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। हाई वैल्यू मतलब लगभग 2 लाख से ऊपर की वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, द सिस्टम इज हाईली रिलायबल एंड पावर्ड बाई RBI द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हाईली रिलायबल होता है। इमीडिएट क्लियरिंग होगी, यानी जो भी डेटा होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा, तुरंत का तुरंत ट्रांजैक्शन क्लियर होगा। ठीक, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होगा। और 1 बाई 1 बेसिस पे डेटा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये बातें मैंने आपको समझा दी। उन्हीं बातों को यहाँ पर एडवांटेज में आ जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या है, इसमें कुछ खास डिसएडवांटेज नहीं है। जब अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि द RTGS दैट द ग्रॉस सिस्टम हैज़ द ग्रिड लॉक रिस्क दैट डू नॉट हैव इनफ मनी। जब आपके पास कोई, आपने इतना ट्रांजेक्शन कर दिया कि उतना उस बैंक में अमाउंट ही नहीं है। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं कि उस जगह पर RTGS के लिए फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, तो अमाउंट जब ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ये क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बस। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क थोड़ा रिस्क हो जाता है, लॉक क्रिएट कर देता है। ठीक है, ग्रिड लॉक क्लियर कर देगा, ये ड्रॉबैक है। बट अगर हम आप बात करें IMPS की, तो IMPS के बारे में आपको समझना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस या सिस्टम इज एन इंस्टेंट पेमेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है, ये भी है। लेकिन इसमें क्या है और RTGS में क्या है? अब बात कहेंगे कि सर RTGS में भी तो रियल टाइम था, इसमें भी रियल टाइम है। उसमें क्या था, 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता था। इसमें क्या है, उसमें मिनिमम वैल्यू 2 लाख थी, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 लाख है। यानी 2 लाख के ऊपर तक आपको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मिनिमम वैल्यू आपकी डिसाइड नहीं है, आपकी कोई लिमिट नहीं है। ये मैंने आपको नोट करके दिखाया है। दूसरा सबसे बड़ा बात ये है कि इसको 24/7 किसी भी दिन, किसी भी टाइम, हॉलीडे के दिन भी, यानी 365 दिन
साल के 365 दिन आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आरटीजीएस में ऐसा नहीं था, आरटीजीएस में आपको हॉलीडेज वगैरह में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना। आईएमपीएस क्या कहता है, इंटरबैंक ट्रांजैक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होगा, इमीडिएट, इसीलिए इसका नाम ही है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। लेकिन कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम 2 लाख तक जाएगा और मिनिमम वैल्यू इसकी डिस्क्राइब नहीं है। तो आपने तीनों बातों देख ली। एनईएफटी में क्या था, मिनिमम वैल्यू डिसाइड नहीं थी, मैक्सिमम कहीं तक जा सकते थे। ठीक है, उसमें भी चार्जेस लगते थे, इसमें भी चार्जेस लगेंगे। दूसरा आरटीजीएस में क्या है, मिनिमम वैल्यू 2 लाख है और मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड नहीं थी। आईएमपीएस में क्या है, मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड है और मिनिमम वैल्यू डिसाइड नहीं है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस में, कस्टमर कैन पे देयर यूटिलिटी, मोबाइल और अदर बिल्स ऑनलाइन ईजिली। ठीक है, दे कैन मेक मर्चेंट, कोई भी यूटिलिटी का बिल आप पे कर सकते हैं। पेमेंट और सेंड मनी एट एनी टाइम ऑफ द डे, किसी भी टाइम आप पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा भी बताया। आपको बैंक में जाकर के लाइन लगाने की, वेट करने की, विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी टाइम, वर्किंग आवर के टाइम के पहले या बाद में भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इट अलाउ अप टू 2 लाख थ्रू IMPS, सिंस द फंड ट्रांसफर्ड इंस्टेंटली द कस्टमर कैन यूज़ IMPS। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेनिफिट समझ सकते हैं। 2 लाख तक मिनिमम वैल्यू आप और मैक्सिमम वैल्यू आप तुरंत का तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एडवांटेज हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझना है। इसमें डिसएडवांटेज आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। डिसएडवांटेज बस एक ही है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 2 ही लाख है। आप इसको और बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए, कम से कम 2 लाख से ऊपर भी हम ट्रांजेक्शन कर सकें। ये इसका एक ड्रॉबैक कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट। ऑनलाइन बिल पेमेंट समझ में आ रहा होगा कि हम अपने बिल्स को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली बिल पेमेंट कर सकें। ये फीचर ऑनलाइन वेब के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, टेलीफोन बैंकिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और ये उसी तरीके से जैसे बैंक से मनी ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, एक कंपनी, एक वेंडर से दूसरे वेंडर पे, पब्लिक यूटिलिटी में, डिपार्टमेंट में, स्टोर में और इंडिविजुअल में। ठीक है, ऑनलाइन बिल पेमेंट एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है दैट अलाउ कस्टमर टू पे बिल्स विदाउट हैविंग टू राइट चेक और मेल। चेक और मेल लिखने की जरूरत नहीं है, भेजने की जरूरत नहीं है। ये तुरंत का तुरंत इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। चेक द अमाउंट, कितना अमाउंट आपको भेजना है ये वो चेक कर लिया जाएगा और विड्रॉ कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में। ठीक है, वन टाइम और रिकरिंग बिल्स। ठीक है, तो एक बिल से दूसरे, यानी आपके अकाउंट से अब आप किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हैं। IMPS का यूज़ करिए, किसका भी मन करे, तो यहाँ पर आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। जैसे अब पेमेंट किसका करेंगे, आप घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ सर्वर डाउन रहेगा, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम रहती हैं। दूसरा, गैस, जो पाइप्ड गैसेज आती हैं उसका पेमेंट आप कर सकते हैं। रेंट पेमेंट कर सकते हैं, जैसे अपार्टमेंट अगर आप रहते हैं उसका पेमेंट करना चाहते हैं, रेंट पेमेंट। क्रेडिट कार्ड आपने परचेज़ किया, उसका अमाउंट आपका आ रहा है, उसको आपको परचेज़ करना है। फीस पेमेंट करना है, आपके स्कूल की फ़ीस जमा करना है। डिस और DTH वगैरह पेमेंट कर, चलान आपका कटा हुआ है, आप कभी मान लीजिए आप हेलमेट नहीं लगाए थे और आपका चलान कट गया, तो आपका उसका पेमेंट कर सकते हैं। टोल टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन बिल पेमेंट में आता है। और इसके लिए कौन कौन से एप्लीकेशन यूज़ हो सकते हैं, तो पेटीएम हो सकता है, अमेजन पे हो सकता है, GPay हो सकता है, यानी गूगल पे हो सकता है। ठीक है, इस तरीके बहुत सारे आपके पास फ़ोन पे है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनका यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। बट आपको ये बता दूं कि आपका जो यूनिट था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला जो यूनिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।